तो अर्षद जी, आपका सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई। हमारे छात्रों के लिए आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी बच्चों की तरफ से आपको जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी आपको बुलाया हमको बुलाया आपने जो है बात रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। हम लोग बातचीत शुरू करें। इससे पहले जो है हमारे जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी बहुत सारे लोग जो है जॉइन होंगे। सबको थोड़ा-सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा दीजिए कि आपका स्कूलिंग जो है कहाँ से रहा है? आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से रहा है? जिससे कि इन लोगों को थोड़ा-सा पता चले कि जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए हमारे पास किस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए। जी हाँ, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है जैसे सब लोग जानते हैं। देखिए मेरा घर जो है वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। हालाँकि मेरी जो स्कूलिंग है वो उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में खटीमा ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया है ग्रेजुएशन। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरा मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। अगर आप बैकग्राउंड की बात करें तो मेरा 12th तक जो है पीसीएम प्लस कंप्यूटर साइंस जो है था मेरा। तो उसमें एक्चुअली मेरे फैमिली में ज़्यादातर सब इंजीनियर्स थे। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा। हालाँकि मेरा झुकाव जो है थोड़ा-सा पॉलिटिकल साइंस की तरफ और जो है जो सोशल साइंस स्ट्रीम है उसमें ज़्यादा था। हालाँकि ये सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंस हैं, वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने साथ लेके आते हैं तो थोड़ा-सा वो भी चीज़ें हैं। हालाँकि जब ग्रेजुएशन में थे तो उस समय जो है उतना चीज़ें हम नहीं कर पाए। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कहूँगा क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोग जो है पॉलिटिकली भी जुड़े रहे और विद्यार्थी परिषद से जो है हम इलेक्शन लड़े और जो है वहाँ पे जीते भी। हालाँकि छात्र संघ का चुनाव लड़े जीते, लेकिन बात क्या है उस दौरान जो है बहुत सी चीज़ें खुद एहसास हुआ कि हम लोग एकेडमिकली जो काम करना था वो हम नहीं कर कर रहे थे। तो फाइनल ईयर आते-आते तो थोड़ा ये एहसास हुआ और हमने जो है सीयूईटी पीजी के बारे में समझा कि हमें एग्ज़ाम देना है और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है हमें ऑप्ट किया। और सीयूईटी पीजी के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की और सीयूईटी पीजी का जो कि सिलेबस जो कि आज यूजीसी नेट की तरह है, हालाँकि बहुत हद तक। तो सीयूईटी पीजी का जब एग्ज़ाम दिए तो उसमें उसके बाद जो है डीयू का जो मेन कैंपस था नॉर्थ कैंपस वो भी मिला। हालाँकि मुझे बीएचयू मैंने जॉइन किया और बीएचयू के बाद जो मेरा मास्टर्स जो है बीएचयू से हुआ। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये यूजीसी नेट का ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। इससे पहले अच्छा। हाँ, इससे पहले वाला जून का 2023 और दिसंबर का वो 2023 का एग्जाम मेरे को नेट निकला था। तो दिसंबर का जो एग्जाम था उसमें 108 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की। तो उसमें मेरा जो है 106 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे, मतलब 2 क्वेश्चन से थोड़ा-सा वो रह गया था। मतलब 108 कट ऑफ गई थी पॉलिटिकल साइंस की। इस बार अब जब वो सब चीजें देखते तो ये मेरा जो है छोटा-सा बैकग्राउंड था और इस अटेम्प्ट में जो है किस्मत कहें या जो कहें इस बार जीआरएफ हो गया फाइनली। इस बार आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए थे? इस बार मेरे 120 क्वेश्चंस जो हैं मेरे ठीक हुए थे। 120 क्वेश्चन जी, यानी कि आपके 240 मार्क्स थे। जी, 240 मार्क्स अराउंड और 241 मार्क्स जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आया था, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर 241 पॉइंट कुछ। जी, नॉर्मलाइज्ड। परसेंटाइल तो आपका बहुत ही बेहतर होगा 99 पॉइंट। जी 99.9 ऐसे करके 99.92 ऐसे था परसेंटाइल। जी ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है अभी तक मेरे जानने में पॉलिटिकल साइंस का, तो इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई हो। जी जी और बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो जैसे कि आपने बताया कि 2 बार नेट हुआ आपका और तीसरी बार में जो फाइनली जेआरएफ हुआ। तो क्या लगता है कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में क्या कमी रह गई थी जो जिसको आपने इस बार फुलफिल किया, उससे जो है आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया? जी, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा।
मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा दिसंबर का जो था, वो जब मेरा रिजल्ट आया तो उससे मैं थोड़ा सा उससे नाखुश था, क्योंकि वो जब जब एक दो नंबर से बात हो तो थोड़ा सा दुख ज्यादा लगता है। बहुत तो दुख होता है। उसमें क्या था कि मेरे जो पेपर 2 था उसमें 73 क्वेश्चंस करेक्ट थे, और जो पेपर 1 था उसमें 33 क्वेश्चंस जो हैं उसमें करेक्ट थे। तो पेपर 2 में 73 था, तो मुझे लगा था कि अब इसमें तो सुधार थोड़ा कम है, तो पेपर 1 में क्यों ना जो है थोड़ा सा सुधार किया जाए, क्योंकि मैंने पेपर 1 आज तक कभी मैंने पढ़ा नहीं था। तो दिसंबर के बाद जो ये वाला अटेम्प्ट था, जो कि जून जो कैंसिल हुआ, मैं उसके लिए पढ़ रहा था उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पेपर 1 था उसमें मैं कभी पढ़ के नहीं गया, तो मुझे लगा उसमें 4-5 नंबर ऊपर खींचे जा सकते, कम से कम आसानी 4-5 से। नंबर ऊपर जा सकते हैं। तो वही हुआ इस बार, मैंने पेपर 1 के सिलेबस को तोड़ा, कई हिस्सों में तोड़ा, और उसको ऐसे तोड़ा कि डीआई, मैथ्स, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और टीचिंग, रिसर्च, इसके मैं ये सोच रहा था कि मेरा एक भी सवाल इस बार गलत ना हो। मुझे 45 सवाल सही करने हैं। हालांकि ये सुनने में अजीब हम्म। लगता है, 45 कैसे सही हो सकता है। नहीं, एम तो रखा जा सकता है, कोई जा सकता बात नहीं है। है जी, एम रखा जा सकता है। तो तो वही था इस बार। तो मेरा जो, तो सबसे पहले खुद को ये एनालाइज करना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो मैथ्स मेरी ठीक थी, मैथ्स और डीआई, इसमें मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता था। तो मेरा तो यही रहता है कि डीआई में भले ही जो बहुत अच्छा होता है मैथ्स में, जो बहुत तेजी से कर सकता है, तो वो 15 मिनट में वो कर लेना चाहिए उसको। हालांकि अगर वो 15 मिनट में नहीं कर पा रहा है, अगर उसको 20-25 मिनट भी लगते हैं तो उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो 5 नंबर आपका है। और हम्म। 5 नंबर डीआई और 5 नंबर जब मैथ्स हो गया, जी, कि उसमें मैथ्स में आपको कुछ कुछ सवाल करने हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल आप देख लीजिए, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ आप कंपाउंड इंटरेस्ट का आजकल सवाल पूछ रहा है। आजकल ये भी देखना है कि किस तरफ के सवाल पूछ रहा है। उसके बाद वो हम्म। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ सवाल वो पूछ सकता है। और उसके बाद पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और टीचिंग और रिसर्च। और मैंने केवल रिसर्च के लिए केवीएस मदान, एक किताब आती है रिसर्च के लिए, मैंने केवल रिसर्च के लिए वो किताब पढ़ी थी, क्योंकि उस समय बहुत पहले पढ़ी थी। तो उस समय क्या था कि सीयूईटी पीएचडी वाला था, तो उसमें ये होता था कि रिसर्च पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उस चीज के लिए मैंने रिसर्च के लिए किताब पढ़ी थी। बाकी मैंने ज्यादातर चीजें यूट्यूब से, कोई स्पेसिफिक चैनल से नहीं, यूट्यूब से मैंने जो है बाकी की चीजों की तैयारी की। तो जी आपने वही चीज बताई जो मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ कि अक्सर बहुत सारे लोग हैं जिनका जेआरएफ ना होने के पीछे जो कारण होता है वो फर्स्ट पेपर होता है। वो जी फर्स्ट पेपर को लाइटली लेते हैं थोड़ा सा, और उनको लगता है कि ये ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं अक्सर सलाह देता हूँ कि 50 क्वेश्चन इसमें है, 100 क्वेश्चन इसमें है, जी तो कम से कम उसका आधा वैल्यू तो इसको दो। 8 घंटे वो पढ़े तो 4 घंटे तो इसको पढ़ो। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। उसमें और खुद ये एनालाइज भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आंसर की, मान लीजिए किसी ने अटेम्प्ट दे चुके हैं एक अटेम्प्ट, उसमें जो रिस्पॉन्स शीट आती है उसमें बहुत सी चीजें उससे पता लग जाती हैं। उससे ये पता लग जाएगा कि आपका वीक पॉइंट है किस तरफ। हम्म। अब कम्युनिकेशन के कुछ सवाल मान लीजिए गलत हो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के किस जगह पे वो गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं, तो उसके कुछ सवाल आप निकाल लीजिए। और बाकी जो गलती मैंने पिछले अटेम्प्ट में की, बस मैं छोटा सा इसमें वो अंडरलाइन आर्गुमेंट दूंगा कि मैंने ये एनालाइज ही नहीं किया था कि मेरी गलती हो किधर रही है। जब ये हम्म। एनालाइज हुआ, उसके 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 बाद आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। तो यही एकदम चीज थी सही। पेपर 1 के लिए। और एक बात है कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है उसका कट ऑफ मार्क्स देखें और अदर सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क्स देखें तो लगभग 20 क्वेश्चंस का डिफरेंस अभी फिलहाल दिख रहा है। जी तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है, या पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ने में बहुत अच्छे हैं जो
इतना अच्छा कर ले जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पॉलिटिकल साइंस वाले ही पढ़ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट वाले नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए पेपर का जो पेपर आया था और जो उससे दिसंबर का पेपर था, उसमें अगर आप देखेंगे तो तुलनात्मक आसान पेपर था, कंपैरेटिवली आसान पेपर था जो दिसंबर का पेपर था। और जो जून का पेपर था 2023 का, वो पेपर के सवाल हिल नहीं रहे थे किसी से। तो उसका 100 अगर आप 100 टच भी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपका जीआरएफ हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के भीतर ही जो है बच्चे खूब पढ़ने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और दूसरी चीज क्या है कि इस बार वो पीएचडी वाला सीन भी था, लेकिन ये हर सब्जेक्ट में था कि जो पीएचडी में भी एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो अगर देखा जाए तो इस बार जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पेपर था पहले के मुकाबले, पहले के जो सालों के मुकाबले। हो सकता है कि पेपर बनाने वालों ने उतना वो चीज ना दी हो, क्योंकि क्योंकि कई लोगों के स्कोर्स अच्छे आए, जैसे हमारे बैच में स्कोर्स अच्छे आए, हालांकि कट ऑफ भी उतनी ही ऊपर गई। तो हर उसका जो है चीज है। मैं एज ए कंपेरिजन बात कर रहा हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ होती है जी, हर बार और सब्जेक्ट से थोड़ी सी ऊपर होती है। तो पिछली बार एक आए थे टॉपर विकास जी को, अगर आप जानते हो विकास जी, यादव को, जी, तो उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत सारे बाहरी बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देते हैं और उनका जो है पॉलिटिकल साइंस अच्छा होता है, इसलिए इस एग्जाम को थोड़ा सा वो प्रभावित करते हैं। देखिए हो सकता है क्योंकि देखिए नेट का जो एग्जाम है वो तो शायद वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका कम से कम मास्टर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में है। तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी पॉलिटिकल साइंस से ही वो ताल्लुक रखते हैं। तो ये बात है। तो जी, बहुत ही बेहतर बताया आपने। अब बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को देख के हमसे मोटिवेट होके तैयारी शुरू करना चाहता है, तो उसको कितना समय जो है वो लग सकता है पूरा सिलेबस कवर करने में? और मान लीजिए कि कोई ऐसा है, जैसे कि आपने बोला कि हमने यूजी में पढ़ाई नहीं की, तो कोई ऐसा भी होगा जिसने यूजी में भी नहीं की और पीजी में भी नहीं किया होगा, जी। लेकिन वो अगर करना चाहे तो उसको कितना समय लग सकता है? देखिए देखिए पढ़ाई, देखिए जब मैं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैंने उस लेवल तक की पढ़ाई नहीं की जिसकी जैसा आमतौर पे यूजी में लोग करते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई शुरू करना कोई चाह रहा है ये वीडियो देख के, तो ये कहना जो है मैं सब्जेक्ट के साथ मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से न्याय नहीं कर पाऊंगा अगर मैं उससे कहूं कि 6 महीने में वो तैयारी कर लेगा। कम से कम अगर सारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी एक तरीके से बहुत वास्ट टॉपिक है। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल थ्योरी है बहुत छोटा है, बट वो बहुत वास्ट है। उसको समझने में ही आपको महीनों लग जाएंगे, उसके टॉपिक्स को, उसकी किताबें पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपको इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने में आपको समय लगेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस तो अलग ही एक डायमेंशन आ जाएगा। तो कम से कम हर एक चीज में अगर देखा जाए तो 1 साल तो कम से कम वो दे सकता है। क्योंकि अगर आप और चीजों में देखें, जो पॉलिटिकल साइंस का जो कोचिंग्स कराती हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे शुभ्रा रंजन इन लोगों का चलता है जी, तो वो कम से कम 7-8 महीने का टाइम लेती हैं केवल पॉलिटिकल साइंस को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल साइंस में जो है काफी वो कुछ वक्त तो आपको देना पड़ेगा, कुछ किताबों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और बात करें कि जो किताबों की बात कर रहे हैं आप, तो कौन-कौन से सोर्सेस को कोई फॉलो कर सकता है? जो आपके क्षेत्र आपके सब्जेक्ट में जो है एक विश्वसनीय किताब जो है मानी जाती हो? जी, कई किताबें हैं, जैसे कि अगर मैं खुद की बात मानूं जो मैंने थ्योरी के लिए और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, जो कि एक बेस है, एक बुनियाद आपके ऊपर बनाएगी, तो उनकी कई किताबें हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की एक किताब है एंड्रयू हेवुड की, तो उसको हर किसी को पढ़नी चाहिए। वो अच्छी भाषा में है, अच्छे ऑथर ने लिखी है।
हालांकि उसमें एक राजीव भार्गव हैं, उनकी हम्म, किताब है पॉलिटिकल थ्योरी की, अगर वो कोई पढ़ रहा है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। बाकी और किताबें हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और हम्म, उसके लिए भी कुछ किताबें हैं। उसके लिए बेलिस एंड स्मिथ की इंटरनेशनल रिलेशंस पे किताब आती है, बेलिस एंड स्मिथ। और ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड एक किताब आती है। तो इंटरनेशनल हम्म, रिलेशंस के लिए वो ये किताबों का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर वो चीजों को देखें, अगर वो पॉलिटिकल साइंस में वो पढ़ रहा है, तो मैं तो हमेशा ये जोड़ देता हूं कि कम से कम लोगों को जो है, जो टेक्स्ट हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट हम्म, हैं, जो काम चल रहा है इस हम्म, फील्ड में, जो कि ये डायनेमिक फील्ड है, तो उसके पीछे भी लोगों को जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों का एग्जाम, मान लीजिए अगर पॉलिटिकल साइंस में ये नेट जेआरएफ की बात की जाए, तो कुछ लोगों का हो सकता है जो है एग्जाम निकले, कुछ लोगों का ना निकले। लेकिन वो सब्जेक्ट्स को जानता कितना है, वो जितने ज्यादा टेक्स्ट पढ़ेगा, जितने ज्यादा जो है चीजें जानेगा, तब जाके इस फील्ड में जो है वो सफल हो सकता है मेरे हिसाब से। और बात करें कि कोई ऐसी, जैसे कि हिस्ट्री के लिए, मैं हिस्ट्री का सब विद्यार्थी हूँ, तो हमारे लिए बहुत सारी गाइड बुक्स जो है आती हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, और बहुत ही कंसाइज वे में तैयारी कराने के लिए जानी जाती हैं। तो ऐसी कोई किताब है जिसको आपने फॉलो किया हो? जी, ऐसी कई कई ऐसे सोर्सेज हैं जो मतलब फॉलो किए हमने। पहला तो देखिए, जो एड्यू सीकर की एक पेपर 2 के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए एड्यू सीकर की एक किताब आती है, जो कि काफी लोग फॉलो करते हैं। वो तो नॉर्मल चीजें नॉर्मल चलती रहती हैं। एक गाइड आती है पॉल एससी हेल्प की, जो कि काफी पॉपुलर है इन दिनों। एक सार कंसेप्ट की भी कुछ पीडीएफ्स हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल्स में बहुत जगहों पे ये चीजें मिल जाएंगी। तो उसमें अगर आप के ऊपर काफी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, काफी चीजें आपने पहले से कर रखी हैं, तो उसके बाद जो है आप इन गाइड्स के पास आप जा सकते हैं। ये आपकी जो है, जाहिर सी बात है, कई चीजों को कंसाइज वे में समझाने का काम करेगा। जैसे एड्यू सीकर में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बहुत छोटे में, जैसे जस्टिस है, तो उसको जस्टिस क्या है उसको पूरा समझाएगा। लिबर्टी क्या है हम्म, उसको पूरा जो है कंसाइज वे में आपके सामने रख देगा। हालांकि उसकी समझ आपकी कितनी है उस चीजों की, वो आपके हम्म, बेस पे निर्भर करेगा कि आप कितने जल्दी उसको सीखेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है ज्यादा जल्दी उसको जो है ग्रास्प करके जो है उस चीज को कर लें। हालांकि ये कुछ गाइड्स हैं जिसकी मदद से जो है आदमी जो है वो कर सकता है। बहुत ही बेहतर बताया। आपने जिस तरह की किताबें बताई, वो बताती हैं कि आपने किस लेवल की तैयारी की थी, और उससे बेहतर ये आपके मार्क्स बताते हैं कि आपकी तैयारी जो है इन किताबों का सार आपके अंदर समाहित है। अब बात करते हैं कि आपका जो रूटीन रहा होगा लास्ट के दिनों का, उसमें आपने कितने घंटे, अगर मैं मानता हूँ कि 12 से 14 घंटे तो पढ़ाई लास्ट के दिनों में सभी लोग करते हैं, तो उसमें से कितना अनुपात रहा होगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का? जी, अगर देखा जाए तो पेपर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे स्कोर मतलब हमेशा काफी ठीक रहे हैं, क्योंकि जब टफ पेपर भी था तब भी 70 प्लस हमेशा स्कोर रहा है। तो मैंने पेपर 2 में इस वाले अटेम्प्ट के लिए उतना ड्यूरेशन में नहीं दे पाया जितना मैंने पेपर 1 के लिए दिया, क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चन को, सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने में मैंने ज्यादा टाइम लगाया। जैसे मैंने इस बार पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस दिया, और मैंने जो है ऑनलाइन जो टेस्ट है, जैसे टेक्स्ट बुक करके एक वो आता है चैनल है, उस पे जो है हम्म, आप ऑनलाइन अटेम्प्ट मतलब दे सकते हैं। वो आपको प्रॉपर फील भी देता है कि आप जो है एग्जाम रूम में, हॉल में बैठे हैं और आप उसको क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो उसमें पेपर 1 के भी मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, जितने ज्यादा हो सकते थे मैंने केवल क्वेश्चंस लगाए। और उसी टाइम में बैठ के, अगर 3 घंटे का पेपर जैसे होता है, तो उसको मैं 1 घंटे में ही पूरा पेपर कंप्लीट करने का मैं प्रयास करता था कि पूरा पेपर मेरा टाइम से हो। और 1 घंटे में और 2 घंटे में, अगर पेपर 2 दे रहा हूं तो वो कम से कम 1.5 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाए। तो ये जितने जल्दी मेरे सवाल हो जाएं और जितने एक्यूरेसी के साथ, तो वही चीज जो है आपको फायदा करेगी व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल। और
रही बात इसकी कि क्या टाइम हमको वो करना चाहिए। देखिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, हर कोई यही कहेगा कि आपके टारगेट्स कितने का आप कंप्लीट कर रहे हैं, क्या आप अपने टारगेट्स दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक टारगेट्स अगर एक दिन में अगर आप लिखते हैं कि मेरा थियोरी को मुझे रिवाइज करना है या फिर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को मुझे रिवाइज करना है, तो वो आपका पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, चाहे जैसा हो, चाहे आप उसको 1 घंटे में करें 2 घंटे में। लेकिन अगर डेली टारगेट पूरा होता है तो वो जाहिर सी बात है, डेली टारगेट जो है, डेली टारगेट पे उसको फोकस करना चाहिए कि वो डेली टारगेट में कितने मार्क्स लगा रहा है। और मैं हाँ जितना डेली टारगेट्स मेरे कंप्लीट होते थे, उतना कॉन्फिडेंस जो है आता था। आखिरी टाइम में जो है, मैं एक चीज बस ऐड कर दूंगा कि जो पेपर 1 में जो मैंने टारगेट रखा था 45 क्वेश्चंस का, तो लास्ट के टाइम पे वो 42 43 44 तक टच करने लगा था मॉक में। और वही चीज जो है वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि 40 क्वेश्चंस अराउंड मेरे ठीक हुए। 40%। जी, अराउंड 40 क्वेश्चंस उसमें ठीक हुए, अराउंड 80 क्वेश्चंस जो हैं मेरे पेपर 2 में जो है सब कुछ करके ठीक हुए। तो अराउंड बहुत ही बढ़िया बताया आपने। और जी फर्स्ट पेपर के लिए आपने जैसा कि बताया कि केवीएस मदान की बुक और यूट्यूब के कुछ चैनल वगैरह और टेक्स्ट बुक पे मॉक वगैरह दिया था जी, आपने। बस यही इसके है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, यही था मेरा चीज जो है। और यूट्यूब पे और कोई स्पेसिफिक एजुकेटर नहीं था, जो मेरे को कंटेंट अच्छा लगता था मैं वही चीज फॉलो करता था। हम्म और आपने बताया कि सेकंड पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने बहुत ज्यादा सॉल्व किया था, जी तो इसके लिए आपने जस्ट ऐसे पेपर डाउनलोड करके एनटीए के साइट से सॉल्व किया था, उसके लिए कोई बुक वगैरह लिया था? जिसमें बुक इसलिए लेते हैं लोग कि एक्सप्लेनेशन उसमें दिया होता है थोड़ा सा, जी तो जी जी आपने क्या चीज फॉलो की थी? जी, मैंने एक बुक ली थी, वो पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर 2 के लिए एक किताब मैंने ली थी, जिसमें पीवाईक्यूज थे पिछले 8-10 सालों के। और उसमें पूरा, हाँ बात सही है कि उसमें आंसर के साथ पीछे एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम्म एक्सप्लेनेशन बहुत चीजें आपको ऐड करती है चीजें। तो एक्सप्लेनेशन ऐड करती है, और बाकी ऐसी कई चीजों को आप बाद में जब आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो उससे एक के बाद आपको जो 3 और ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हम्म आपको चीजें मतलब आपको समझ में आती है कि आप, तो उससे क्या होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं एग्जाम हॉल में, कि ये तो नहीं ही होगा। तो जब ये नहीं ही होगा, तो उससे आधा सवाल तो उसी वक्त हल हो जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस देता है। सही कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज तो देखने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, चाहे आप उसमें पीवाईक्यूज तो देखना ही चाहिए। तो और बाकी इसमें मैं एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, जो कि मेरी तैयारी में, मतलब क्या कहते हैं, मेरे रिजल्ट में बहुत अहम भूमिका थी। उसमें जब हम लोग थे राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल में थे, बीएचयू में, तो उसमें हमारा जो ग्रुप था, वो सब लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से हम लोग इनकरेज करता था, एक हम्म दूसरे को इनकरेज करता था, और हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे। और जब वो डिस्कशन होता था, ये वो आवाज आ रही है जी जी, हाँ, तो वो हम्म उसमें क्या, तो हम लोग जब बैठ के डिस्कशन करते थे, तो जब डिस्कशन हम लोग करते थे, तो उससे एक दूसरे की नॉलेज में जो है इंक्रीज होता था। तो हम लोग लिखते थे कि अच्छा ये चीज है, तो 4-5 लोग हम लोग घेरा बना के किसी के रूम में बैठ के, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी ग्रुप है आपका, 2-4 लोग अगर साथ में हो, तो साथ में बैठ के कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। नहीं तो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की जगह कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत सही जरूरी बात है, है। कंपनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किस लोगों के साथ बैठ रहे हैं। और अगर सब लोग एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग जो है एक एक बुकलेट ले आइए, उसमें जो जो चीजें जानते हैं एक दूसरे से सवाल पूछिए। हम लोग लिटरली ये काम करते थे गुलशन जी, हम लोग ये काम हम्म करते थे। और बाकी आप जाने रहे, हॉस्टल का एक एनवायरमेंट भी रहता है। बाकी नहीं, मैं राजा राम में रहा हुआ हूँ कुछ दिन, नहीं, मुझे पता है राजा राम के बारे में बेहतर तरीके से।
और जी। आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं मुझे पता चला कि आपके ग्रुप में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा है। जी, अ, बहुत लोगों का आपको पता चला होगा। बहुत हाँ, काफ़ी लोगों का हाँ, हमारा रिज़ल्ट अच्छा था। कई सब लोगों का लगभग। हाँ, तो पिछली बार आपके ग्रुप से प्रशांत जी का हुआ था जेआरएफ मैंने जी, उनसे बातचीत की थी। तो उन्होंने ही बताया कि अगर आप चाहें तो बहुत सारे मित्र हैं हमारे, जी। तो तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे पूरे ग्रुप का एक तरीके से जैसे हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्कशन कितना बेनिफिशियल है हुँ। एग्ज़ाम को जो है करने के लिए। अगर हम डिस्कशन लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते भी हैं कि एक कोलैबोरेटिव ग्रुप कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, तो वही चीज़ें सारी चीज़ें फ़ॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। अब बात करते हैं कि जो कई सारे लोगों ने पूछा है हमसे कि उनका कई बार से जो है नेट क्वालीफाई हो जा रहा है और जेआरएफ नहीं हो रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि भैया लगता है कि नेट मेहनत से होता है और जेआरएफ किस्मत से होता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए बात तो देखिए ये ठीक है कि किस्मत से एग्ज़ाम्स तो किस्मत बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे जिस दिन आपका मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो उस दिन आपका दिन कैसा चल रहा है, वो भी मैटर करता है। हुँ। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, आपको कोई चीज़ दिख गई, तो हो सकता है वो किस्मत से दिख गई कि आपका दिल खुश हो गया या दिल निराश हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है हुँ। बहुत सी चीज़ें जो है ये कहना, लेकिन हाँ, ये कह देना कि पूरा किस्मत पे ही है, मैं इस पे भी नहीं जाता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें जो है किस्मत हो सकती है। हाँ, आपका हाथ पे जो है बहुत सी चीज़ें निर्भर करती है। आपको पहली बात जो मेहनत 3 घंटे जी, 3 घंटे जो आप हुँ। निकालने वाले हैं एग्ज़ाम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के, आप अपना प्रेशर किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो भी चीज़ें जो है काफ़ी मैटर करती हैं। और हो सकता है उसको लोग किस्मत कहें, जो भी अलग-अलग नाम से बोलें, कोई लोग नसीब कहें, कुछ लोग, लेकिन हाँ, आप अगर हुँ, हुँ। अपने ऊपर पूरा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो दुनिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ना निकले। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरा नहीं निकला, जो ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए अ, हो सकता है कुछ अच्छा ही लिखा हो, निराश नहीं होना है। देखिए निराश नहीं होना है। हुँ। एक एक शेर था कि एक शेर था कि होकर मायूस ना आंगन से उगाड़ो पौधे, धूप निकली है तो बारिश भी यही होगी। तो हो वाह! बात यही है कि जहाँ पे जो है जहाँ पे जो है मुसीबत मतलब क्या कहते हैं आपको दिख रही है, तो आप वहाँ पे उसको लड़ किस हिसाब से रहे हैं। आप वहाँ पे फाइट बैक कर रहे हैं कि नहीं, वो मैटर करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई और हमें लगता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका इसके अलावा कोई डाउट जो है नहीं बचेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हर्षित जी आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बस मैं हम एक लोग चीज़ ये कहूँगा हाँ। कि मतलब देखिए कई लोग जो हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनका एग्ज़ाम में जो है जो कि 1-2 नंबर से या 2-4 नंबर से कुछ रह गया। कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनको जो है क्या कहते हैं होगा अगली बार हो जाएगा, अभी टाइम भी कम है, तो उनका भी हो जाएगा एग्ज़ाम में जो है। तो बात ये है कि कुछ लोग ऐसों का 1-2 नंबर से रुक गया जो लोग मुझसे ज़्यादा काबिल थे, कि हुँ। मुझसे ज़्यादा कई लोग काबिल थे। तो हमको जो है उदास नहीं होना है, हमको उदास नहीं होना है, हमको फाइट बैक करना है हर चीज़ में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को आगे साथ में लेके करना पड़ेगा। तो वो था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या जाने जो घुटनों के बल चलते हैं। तो हम लोग तो वाह! योद्धा हैं, युद्ध करने वाले लोग हैं, वॉर करेंगे और जीतेंगे और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। तभी अवश्य जीतेंगे और मेहनत रंग लाती है। आज ना लाए, वर्षों बाद लाए, लेकिन लाएगी ज़रूर। और तो इसी के साथ जो है, आज के बातचीत को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और आपका जो है एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हालाँकि बहुत छोटा-सा परिवार है अभी लेकिन है अच्छा खासा परिवार है, जितने भी लोग जुड़े हैं सब अच्छे हैं। उनकी तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और भगवान करे कि आप जहाँ भी एडमिशन चाहते हो, पीएचडी में आप भविष्य में जो भी करना चाहते हैं,
भगवान उसमें आपको सफलताएं दिलाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू बहुत सो मच फॉर कमिंग एट आवर प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। ओके।